breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 3 Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms. Cup your eyes. Remove your hands and gently open your eyes. ये साइकोलॉजी टॉपिक था अपना. ओके. सो साइकोलॉजी का स्कोप कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ हम लोग साइकोलॉजी सिखा सकते हैं, वो सब है ना. तो इंडस्ट्री का हो गया था कल यहाँ. नाउ हेल्थ साइकोलॉजी. हेल्थ में कहाँ काम आता है. दिस फील्ड डील्स विद द इंडिविजुअल बिहेवियर्स एंड लाइफस्टाइल अफेक्टिंग ए पर्सन्स फिजिकल हेल्थ. मान लो आपकी तबीयत है वो ठीक ही नहीं हो रही है, बहुत सारा आपने दवाई करवा लिया, इलाज कर लिया, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है ना. कोई बीमारी है ठीक ही नहीं हो पा रही है, और डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता. तब आपको वहां पे काउंसलिंग की जरूरत होती है, साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है कि मोटिवेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है आपको, कि आपको बहुत सालों से बैक पेन है तो होते ही जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है बैक पेन. तो शायद वो आपके में ना मेंटली आप बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे उसकी वजह से, या उसके आगे नहीं सोच पा रहे होंगे, या उसकी वजह से आप रुक गए हो ना. तो वहाँ पे हेल्थ साइकोलॉजी बहुत काम आता है. या कोई पेशेंट है, अचानक से जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, और जब उसकी नींद खुलती है या बेहोश होके जब उसकी आंख खुलती है तो दिखता है अरे मेरा तो अभी मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई, क्योंकि मेरे बॉडी का कोई एक पैर कट गया, हाथ कट गया, या कुछ तो काम नहीं कर रहा है. तो कितना ज्यादा शॉक लगता है वो इंसान को. लेकिन अब लाइफ तो जीनी है, तो ऐसे टाइम पे जो काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो उस पर्सन को ठीक करने के लिए कि भाई ये हाथ पैर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन लाइफ तो जीनी है, उसको मोटिवेट करना या उसको ट्रेंड करना कि किस तरह से बाकी की लाइफ वो जी सकता है, ये सब हेल्थ साइकोलॉजी में आता है. नाउ एबनॉर्मल साइकोलॉजी. इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर अनयूजुअल. इट स्टडीज मेंटल डिसऑर्डर्स, देयर कॉजेज एंड ट्रीटमेंट. अभी मेंटली बहुत सारे लोग जिनको हम बोलते हैं ना कि मेंटल है, वो ऐसे जो मेंटल डिसऑर्डर के लोग हैं जो ठीक से मेंटल वर्क नहीं कर पाते, तो उसका कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब जो काम करते हैं ऐसे साइकेट्रिस्ट को कहते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी. नाउ कम्युनिटी साइकोलॉजी. इट इज अ ब्रॉड फील्ड वेयर सोशल प्रॉब्लम्स and the attempts of people to adopt to their work and community living are studies in the light of the principles of general science. अभी आप देखते हो कि अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग समुदाय में, अलग अलग समाज में कुछ ऐसे ऐसी रूढ़ियां भी रहती है, ऐसे ऐसे कुछ कल्चर होते हैं जो हमें बहुत ऑकवर्ड लगते हैं. अभी खतना, खतना मालूम है किसी को? नहीं मालूम है? मालूम है, ठीक है. या है ना, ऐसे ऐसे कल्चर होते हैं जहाँ पे वो सिर्फ किसी चीज के लिए है ना, उनको बहुत ही ऑकवर्ड कल्चर होता है. अब वो कल्चर क्यों है, यस वो कल्चर सही नहीं है, ऐसे सब चीजों को है ना समझाने के लिए वहां पे कम्युनिटी साइकोलॉजी, क्योंकि पूरी कम्युनिटी को ही लगता है ये सही है, लेकिन उनको समझाना, उस पर विचार करना, वो कम्युनिटी साइकोलॉजी.
नाउ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ब्रांचेस है ना, 2 ब्रांच है, एक प्योर साइकोलॉजी है, एक अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में क्या है, ओके, इसमें जर्नल साइकोलॉजी है। इट डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थियरी ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल अडल्ट। एक कोई नॉर्मल पर्सन है, अगर उसके ऊपर रिसर्च करना है, उसको उसका बिहेवियर जानना है, उसका मेंटल स्टेट जानना है, तो जो भी नॉर्मल प्रिंसिपल है, थियरीज है, वो अप्लाई होता है, तो उसको प्योर साइकोलॉजी बोलेंगे। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई एक व्यक्ति है जो मेंटली है ना, कुछ उसको मेंटल प्रॉब्लम है, उसको ट्रीटमेंट देना है ना, उसके रीजन जानना, वो एबनॉर्मल कैसे जाते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ हुआ, हम सामने वाले से झगड़ा कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग 10 लोग आके देखते हैं। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उसको कहा जाता है कि नहीं, पब्लिक में आपको एकदम अच्छा बन के रहना, नहीं तो क्या होगा, अगर आप झगड़ा करोगे, भले आपकी गलती हो, सॉरी बोल के निकल जाओ। क्योंकि अगर आप रोड पे झगड़ा करेंगे और आप एक सेलिब्रिटी है, तो लोगों को क्या लगेगा कि क्या इम्पैक्ट है, तो आपके और आपको ही दूसरे लोग फॉलो करेंगे, इसलिए फिर उससे बचना चाहिए। तो ये सोशल साइकोलॉजी है। Now, physiological psychology, this branch of psychology describe and explain the biological and physiological basis of behavior. It emphasizes on the influence of bodily factors on human behavior. ऐसे साइकोलॉजी में आपका जो शारीरिक ना, आपका जो शरीर है, उसकी जो बनावट है, या शरीर में हमारे जो जो सब सिस्टम है जो काम करते हैं ना, उन सब का हमारे बिहेवियर पे क्या असर होता है। जैसे कोई पतला व्यक्ति है तो वो हमेशा ऐसे दब के रह सकता है, कोई मोटा है या कोई हेल्दी वाला है वो हमेशा कॉन्फिडेंट में रहता है ना। तो हमारे शरीर का भी हमारे बिहेवियर पे असर होता है। नाउ पैरासाइकोलॉजी है ना, रीबर्थ होना, टेलीपैथी होना, या कुछ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होना। कोई कोई बोलता है कि मेरे में तीसरी आंख है, मुझे इंट्यूशन आता है, मैं तो भविष्य को देख सकता हूँ, या कोई बोलता है मेरा तो पुनर्जन्म हुआ है ना। तो ये सब जो बातें कोई कोई है ना बताने लगता है कि अरे मैं पिछले जन्म में ये था ये था। तो वैसे लोग का वो क्या है, सही है कि नहीं है, या उनकी मेमोरी में ऐसा क्या है, क्या सच में ऐसा है, या उनके दिमाग में कुछ लोचा चल रहा है, केमिकल लोचा, वो सब करने का काम पैरासाइकोलॉजी का है। और ये सब प्योर साइकोलॉजी में आते हैं। Now, geopsychology, this branch of psychology describes and explains the relations of physical environment, particularly weather, climate, soil with behavior. अब जियो साइकोलॉजी में ये है कि किसी इन्वायरमेंट की वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आता है। जैसे अगर जो लोग बहुत ठंडे प्रदेश में है ना, उनको खाना जमा करके रखना पड़ता है, उनको है ना फिजिकली बहुत खाने के लिए भी बहुत स्ट्रांगली काम करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है ना, तो उनका बिहेवियर वैसा रहेगा। और जो एक नॉर्मल जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं, उनका वेदर अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, उनकी मिट्टी अच्छी है, उनको आराम से खाना मिल जाता है, तो उसकी वजह से उनका बर्ताव अलग रहेगा। एक किसान है, उसको पूरे दिन में खेत में काम करना है, तो उसका पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर अलग रहेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी के हिसाब से भी हमारा बिहेवियर बदल जाता है। जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं उनका बिहेवियर अलग होता है, जो गर्म प्रदेश में रहते हैं उनका अलग होता है। Now, developmental psychology studies the factor that influence the growth and development of human behavior. This branch of psychology describes the process of growth and development in relation to the behavior of an individual from birth to old age. It further subdivided into branches like child psychology, adolescent psychology, adult psychology, old age psychology. अभी डेवलपमेंटल नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरह से बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपके व्यवहार में बदलाव आया है। बचपन में थे तो हर खिलौने के लिए झगड़ा करते थे, ये मेरा है, मुझे किसी को नहीं देना है। थोड़े बड़े हुए तब आपको लगा नहीं, शेयर करने से ही मैं फ्रेंड बना सकता हूँ, तो आपने शेयरिंग सीखा, आपके बर्ताव में बदलाव आया, व्यवहार बदल गया। और बड़े हुए,
आपका व्यवहार बदल गया। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे आपका व्यवहार बदलते गया। तो ये जो चेंजेस आते हैं हमारे उम्र के साथ, उसको कहा जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नाउ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, नाम से पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट होता है इसमें। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज द वे एंड मीन्स ऑफ कैरिंग आउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स using scientific methods. Experimental psychologists do basic research in an effort to discover and understand the fundamental and general cause of behavior. अब ये साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट होता है तो क्या करते हैं, जैसे कुछ बच्चों को है ना, एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक स्कूल में, समझ लो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 5th स्टैंडर्ड के बच्चों में हमने उनको एक कुछ गेम दे दिया खेलने के लिए, या उनको एक एक्टिविटी दे दी, और वो एक्टिविटी के थ्रू हम ये जानना चाहते हैं कि किस बच्चे में कौन सी क्वालिटी ज्यादा है। ओके, अब उस गेम के थ्रू वो निकालेंगे कि कौन सा बच्चा जो है उसकी क्वालिटी किस फील्ड में है। जैसे अगर किसी को जानना रहता है कि ये बच्चा जाके क्या करेगा, आगे उसको क्या बनेगा, कौन से फील्ड में सबसे अच्छा काम करेगा, तो उसके लिए भी कुछ गेम दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, है ना। तो बराबर वो क्वेश्चन या वो गेम खेलते हुए उसकी हैबिट को देखते हुए, है ना, इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे सब्जेक्ट चुना, इतने लोगों को देखा, मेरे पास इतने लोग थे, है ना, 50 स्टूडेंट है तो उसमें 50 को काम दिया, 50 को नहीं दिया। अगर 100 स्टूडेंट है तो, और उनको ये काम करने के लिए दिया, इनको नहीं दिया, तो आपने प्रॉपर डेटा के थ्रू एक्सपेरिमेंट करते हुए उनको एक्टिविटी दी, एक्टिविटी का उनके ऊपर क्या रिजल्ट हुआ, क्या परिणाम हुआ, तो इसमें डेटा है ना, और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसका क्या नतीजा निकला, क्या परिणाम हुआ, तो ये सब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आता है। अब साइकोलॉजी दो पार्ट में है, पहला प्योर, दूसरा अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या है कि आपको ना, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ये सब उसके अंदर आते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में आपको एक ना फिक्स डेटा रहता है, प्योर साइकोलॉजी में डेटा रहेगा भी, नहीं भी रहेगा, लेकिन अप्लाइड साइकोलॉजी में ज्यादातर डेटा होता है, फैक्ट होता है। So educational psychology, it is a branch of applied psychology which try to apply the psychological principles, theories and techniques to human behavior in educational situation. Educational psychologists are more often involved in increasing the efficiency of learning in schools by applying psychological knowledge about learning and motivation. अब एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि अभी देखो स्कूल में कितने एक साइकेट्रिस्ट तो रहते ही है स्कूल में, या काउंसलर रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट तो रहते ही है, एजुकेशन हर एक स्कूल में रहते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चा है उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसका ध्यान नहीं रहता है, तो उसको उनके पास भेजते हैं कि इसका क्या, क्यों इसका ध्यान पढ़ने में नहीं लग रहा है, क्यों ये मैथ्स में इतना वीक है, या क्यों उसको हिंदी सब्जेक्ट या लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ऐसे जो चीजें हैं उसको फिर वो बच्चे के अंदर ऐसा क्या है, कौन सा मोटिवेशन डाले कि वो सब्जेक्ट को अच्छे से सीख सके, ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट सबफील्ड ऑफ साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी डिस्क्राइब द केसेस ऑफ मेंटल इलनेस, abnormal behavior of a patient and suggest treatments and effective adjustment of the affected person in society. अभी क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या है, जो लोग मेंटली वीक है, मेंटली सिक है, जैसे अभी आप देखोगे तो ये आमिर खान की मूवी थी ना, जिसमें वो उसके बाल पूरे ये रहते, टकले हो जाता है, वो क्या नाम था वो मूवी का? माधुरी जी, नाम याद है आपको? गजनी गजनी गजनी, गजनी है ना। अभी गजनी मूवी में उसका मेंटली है ना वो हिल गया था एकदम, है ना। वो क्यों, उसको मेंटल इलनेस है, इतना एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों कर रहा है वो, है ना, उसका रीजन ढूंढना, उसका ट्रीटमेंट ढूंढना, है ना, ये सब क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट है। Now industrial psychology. This branch of applied psychology tries to seek application of the psychological principles, theories and techniques for the study of human behavior
in relation to industrial environment. And they also counsel employees within the organization who need help with their personal problems. अभी देखो इंडस्ट्री में जो जो प्रॉब्लम्स आती है, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स आती है, फिर उस प्रॉब्लम को समझना और उसके अनुसार उस एम्प्लॉयज को गाइड करना, काउंसिल करना। मान लो कि एक एम्प्लॉय है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अभी कुछ रीजन की वजह से उसका जो उसका काम में ध्यान नहीं लगता है ना, वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। तो ये सब क्यों हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम को समझना। तो काउंसलर के पास जाएगा तो उसको पता चलेगा, अच्छा घर में कोई बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कोई बहुत बीमार है, उसकी वजह से वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम को समझना, उसको काउंसिल करना, है ना। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, कोई हेल्प दे सकती है क्या, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है क्या, या उसको छुट्टी दे सकती है क्या। ये सब जो है इंडस्ट्री साइकोलॉजी में है। Now legal psychology. It is a branch of applied psychology which tries to study the behavior of persons like clients, criminals, witnesses, etc. with the help of application of psychological principles and techniques, and the root causes of the crime, offense, dispute, or any legal case can be properly understood through the use of this branch of psychology. अभी लीगल साइकोलॉजी में एक क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया, लेकिन वो क्रिमिनल से बात करना कि भाई उसने क्राइम क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजन था, वो साइकोलॉजिस्ट ही जान सकता है उससे बात करके कि उसने किसी की हत्या क्यों की, इतना बड़ा कदम उसने क्यों उठाया, है ना। क्योंकि कोई बॉर्न तो हत्यारा होता नहीं है, उसके पीछे के रीजन को समझना, है ना, उसके मेंटली क्या व्यवहार में चल रहा है उसको समझना, जो अभी उसने व्यवहार किया उसके पीछे क्या रीजन था वो समझना, ये सब लीगल साइकोलॉजी में आता है। Now military psychology. This branch of psychology is concerned with the use of psychological principles and techniques in the military science, how to keep the morale of the soldiers and citizens high during wartime, how to secure better recruitment of the personnel for the fighting capacities and organizational climate and leadership, etc. and the various topics that are dealt with in this branch of psychology. अभी मिलिट्री साइकोलॉजी में मिलिट्री वाले जो लोग हैं, वो बेचारे सैनिक जो है वो बॉर्डर पे रहते हैं। अब बॉर्डर पे रहते हैं, जब वार टाइम आता है तो उनको अननेसेसरी, मतलब वो सामने वाले को जानते भी नहीं है, फिर भी उनको उसको मारना है ना, गोली चलानी है ताकि वो मर जाए। अभी ये माइंडसेट, तो अगर मैं आपको बोलूं, आप उसको जानते नहीं हो लेकिन फिर भी उसको मार डालो, आप ऐसा करोगे क्या? आपका मन कभी साथ नहीं देगा कि नहीं मैं कैसे मार दो, उसने तो मेरी दुश्मनी भी नहीं है। पर फिर भी मिलिट्री में जब जाते हो, वार के टाइम पे आपको ये सिखाया जाता है कि नहीं, सामने वाले को पूरा मार ही डालना है। वो इतना गट आना, वो इतना उनके अंदर ये भाव लाना, है ना, क्योंकि बहुत सारे जो मिलिट्री मैन है वो भी दिमाग से हिल जाते कि मैं क्यों मार रहा हूँ किसी को, क्या पर्पज है, मार के क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये सब मिलिट्री साइकोलॉजी में आता है कि उनके मेंटल स्टेट को वो लेवल तक लेके जाना, उनको हाई रखना, मोटिवेटेड रखना। Now political psychology, this branch of psychology relates itself with the use of psychological principles and techniques in studying politics and driving political gains. अभी पॉलिटिकल साइकोलॉजी की पॉलिटिक्स को समझना कि पॉलिटिक्स क्या है ना, एक पॉलिटिशियन इस तरह से क्यों बोल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वोटर्स के ऊपर, है ना, या मैं ऐसा क्या बोलूं कि वोटर्स के ऊपर आ जाए, या मैं मुझे ये कुर्सी कैसे मिले उसके लिए मैं क्या प्लान करूं, वोट कैसे मिलता है, लोगों को अपने दूसरे जो नेता हैं उनको कैसे अपनी तरफ लाना है ना, माइंड किस तरह से लोगों का व्यवहार करता है, लोग वोट कब देंगे, मैं ऐसा क्या बोलूं, है ना, ये सब पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी है कि माइंडसेट समझना, बिहेवियर को समझना। अभी आपने देखा कि साइकोलॉजी है ना, दो ब्रांच है, एक प्योर साइकोलॉजी, एक अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में सब मेंटली चीजें हैं, लेकिन अप्लाइड साइकोलॉजी में ज्यादा क्या है, डेटा रहेगा, फैक्ट रहेगा, एक्सपेरिमेंट रहेगा। ओके, अब कितने मेथड है साइकोलॉजी के, मतलब आपको जब साइकोलॉजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो क्या क्या कर सकते हो आप, है ना।
तो ऐसे 5 मेन मेथड है साइकोलॉजी को समझने के लिए, उसके मेथड को, साइकोलॉजी का जो ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, उसके 5 मेथड है। पहला है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा है ऑब्जर्वेशनल मेथड, तीसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, चौथा है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, पांचवा है सर्वे मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने व्यवहार को खुद ही जानना। ऑब्जर्वेशनल मेथड में किसी के व्यवहार को देखते हुए उसको, उसके बिहेवियर को जानना। एक्सपेरिमेंटल मेथड में कि एक्सपेरिमेंट करना कि मैं चलो उसको इतना मोटिवेट करूंगा कितना वो अचीव कर सकता है, या इस बच्चे को ये टास्क दिया तो उसने क्या अचीव किया। एक्सपेरिमेंट मतलब कि उसको एकदम कंट्रोल कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करना कि मैं इतने जन को चुना और इतने जन को ये टास्क दिया, फिर क्या रिजल्ट आया, क्या उनके बदलाव क्या आया बिहेवियर में। जैसे कुछ बच्चों को ले जाके, जैसे 50 बच्चे हैं, 25 बच्चों को ले जाके ना गरीब बस्तियों में घुमाया गया। जो गरीब बच्चे थे उनके साथ उनको उनको है ना एक दिन पूरा बिताने का मौका मिला, और 25 ऐसे बच्चे थे ना उनको नहीं लेके गए। तो जो बच्चे गरीब बच्चों के साथ घूम के आए उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? है ना, आएगा ना परिवर्तन, कि उन्होंने देखा। हाँ, कि किस तरह से लोग रहते हैं उनके अंदर, है ना, गरीबों के प्रति दया भावना भी आ सकती है, उनके व्यवहार में बदलाव रहेगा। अब अगली बार वो शायद अलग तरीके से बिहेव करें ना लोगों के साथ। तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड में क्या है? केस हिस्ट्री, जो गजनी मूवी थी, वो लड़की क्या कर रही थी, केस हिस्ट्री, साइकोलॉजिस्ट थी ना, साइकेट्रिस्ट थी, और उसके ऊपर केस हिस्ट्री मतलब कि ये क्या कहानी थी, ये ऐसे क्यों बना, उसके ऊपर वो पूरा देख रही थी, है ना। तो कोई एक इवेंट हो गया, जैसे कि वो भोपाल की गैस त्रासदी त्रासदी जो थी, है ना, ट्रेजेडी जो थी भोपाल में बहुत साल पहले, वहां पे कुछ केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे अपंग बच्चे पैदा होने लगे। तो वो गैस कैसे लीक हुआ, वहां पे आग कैसे लगी, इसको चेक करना, और उसका लोगों के व्यवहार में क्या बदलाव आया, बिहेवियर में क्या बदलाव आया, उसके बाद उसको समझना। नाउ सर्वे मेथड। सर्वे मेथड क्या है कि किसी के मनस्थिति को जानना, एक साथ जानना, है ना, कि लोगों को क्या पसंद है। अब एक एक करके एक एक मेथड को देखेंगे। सो इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू लुक विद इन, है ना। इंट्रोस्पेक्शन मतलब ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, क्योंकि मैंने बताया था ना सबसे पहले यही मेथड आया था। और इसमें क्या होता है, खुद को जानना, खुद के बारे में, खुद के व्यवहार को खुद ही जानना। The subject is asked to systematically observe his own behavior and report the same. जैसे कोई पूछता है ना कि कैसा लग रहा है आपको, आप एकदम फर्स्ट आ गए क्लास में, तो कोई पूछेगा कैसा लग रहा है आपको, तो आप बताएंगे अरे बहुत बहुत खुश हो, है ना। वो जो बिहेवियर है आपके आपके अंदर जो भी फीलिंग आ रही है उसको लिखना, और उसके बाद आपके बिहेवियर में क्या बदलाव आएगा। Okay. For example, a patient after an operation may be asked to report how he feels. The patient will try to look within and recall what happened and how he's feeling now. In making this report, the patient is making use of this method. भी पेशेंट को पूछा कि ऑपरेशन के बाद कि अभी कैसा लग रहा है आपको, तो बोलेगा हाँ ठीक लग रहा है। फिर वो क्या करेगा, वो बताएगा कि जब मैं ऑपरेशन से पहले जा रहा था तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, मुझे कुछ हो गया तो, ऐसे सब बहुत डर लग रहा था। लेकिन ऑपरेशन के बाद अभी मुझे अच्छा लग रहा है, शरीर में भी अच्छा लग रहा है, पेन कम हो गया, और मेरे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आई कि हाँ मैं और ज्यादा जी सकता हूँ, या मैं और ज्यादा अच्छा रह सकता हूँ, बहुत जल्दी रिकवर हो सकता हूँ। Now, it is a method in which the individual observes, analyzes, and report his own feelings, thought, or all that passes in his mind during the course of a mental act or experience. Okay?
तो इस मेथड में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है खुद ही आपको खुद के बारे में जानना है, खुद को के बारे में एनालिसिस करना है, खुद ही रिपोर्ट खुद की तैयार करनी है। ये जो फीलिंग है, भावना है मन में, है ना, जो आ रहा है, विचार आ रहे हैं, वो खुद ही देखना और खुद ही रिपोर्ट तैयार करनी है। ओके, एंड इंट्रोस्पेक्शन इज नथिंग बट रेट्रोस्पेक्शन, the action of looking back on or reviewing past events or situationally, especially those in one's own life। आपकी लाइफ में ही जो कुछ घटित हो गया है उसको फिर से देखना, उसको समझना और बाद में उसको लिखना। ओके, जैसे एक फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे आग लग गई, ऐसा हो नहीं लेकिन अगर कहीं आग लग गई तो क्या होगा, सभी लोग भाग रहे हैं लेकिन एक इंसान क्या होगा, वो रुक जाएगा और सोचेगा कि और कोई बचा तो नहीं है, मैं उसको लेके भागूं। तो लोग उसको पूछेंगे कि भाई आपको क्यों नहीं लगा कि मैं भी भागूं, आप क्यों कि दूसरों को बचाने में लग गए, ऐसा क्या सोच रहे थे आप, है ना। तो वो जो उसका थॉट था, प्रोसेस था, उसका बिहेवियर बाकी सबसे अलग क्यों था, वो जानना है जब वो बताएगा, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। अब अगर अगर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो उसके मेरिट और डीमेरिट्स क्या है, उसके नुकसान और फायदे क्या है ये मेथड के। पहले तो फायदे देखते हैं। ओके, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर बेस्ड अपॉन इंट्रोस्पेक्शन। अभी इसमें क्या, ये टोटली खुद के ऊपर है ना, खुद के बारे में समझना, खुद के बारे में जानना। तो जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो समझना या वो जानना। जैसे कोरोना हुआ, कोरोना के बाद आपकी लाइफ में, आपके बिहेवियर में क्या बदलाव आया, ये आप बताओ। ये आपने एक भेज दिया सभी के पास कि कोरोना काल के बाद आपके फाइनेंशियल बिहेवियर में या फिर आपके इमोशनल बिहेवियर में क्या बदलाव आया। फिर लोग अपने अपने बारे में लिख के भेजेंगे। और ऐसे 50 या 100 लोगों की रिपोर्ट आई, या आपने उनके बारे में विचार जाने, या आपने क्वेश्चनर बना लिया था वो भेजा, उसका क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दे दिया, या उन्होंने अपनी सब फीलिंग बता दी, तो आपने वो 50 लोगों का पढ़ा और आपको कॉमन लगा कि अच्छा ये चेंजेस आए, तो आपने बना दिया कि इस तरह से लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है। इट गिव्स अस डायरेक्ट, इमीडिएट, सर्टेन एंड एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ आवर ओन मेंटल प्रोसेस, है ना। आपको एग्जैक्टली बताता है कि क्या विचार आ रहे हैं, क्या भाव आ रहे हैं, क्या बिहेवियर में बदलाव आया। इट enables us to fully understand the behavior of an individual। किसी के मन में क्या बदलाव आया, उसके व्यवहार में क्या बदलाव आया है, वो तुरंत ही हमें पता चलता है, समझ में आता है। एंड इट हेल्प्स इन नीड टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द पर्सन, कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो हमें तुरंत पता चल जाता है क्योंकि उसने लिख के दिया है। एंड दिस मेथड इज इनएक्सपेंसिव। ये मेथड में ज्यादा कुछ खर्चा नहीं लगता है और इसमें कुछ लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है, कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये सब इसके फायदे हैं। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है, ज्यादा इसको लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते। Because this method cannot used by children, animals or mentally retarded because they cannot introspect, है ना। क्योंकि ये मेथड आप बच्चों को पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने बारे में, है ना, सही तरीके से जान नहीं सकते बताने के लिए जो आपको चाहिए। एनिमल्स के ऊपर भी नहीं कर सकते और जो लोग मेंटली रिटार्डेड है उनके ऊपर भी नहीं कर सकते ये मेथड। Something that is going in another person's mind is not accessible to us because mental processes are vague, unclear and obscure, doubtful and cannot be observed। अब दूसरा ये है कि दूसरे के माइंड में चल क्या रहा है ये आप चेक कैसे करोगे। जैसे उसने तो आपको लिख के दे दिया है, आई एम फीलिंग लाइक दिस दिस दिस, बट हाउ यू विल चेक कि इसने जो लिखा है वो सही लिखा है। क्योंकि चेक तो होना चाहिए ना, तो ही आप बोलोगे कि हाँ इसने सही लिखा है। शायद उसने सिर्फ बताने के लिए आपको वैसा लिखा है, एक्चुअली वो वैसा नहीं फील कर रहा होगा। सही है ना तुलसी जी, माधुरी जी, बराबर। ओके, तो इसको चेक नहीं कर सकते हम लोग ये मेथड को। बाकी सब में क्या होता है हम चेक कर सकते हैं, इसमें नहीं चेक कर सकते। सो मेंटल प्रोसेसेस आर fleeting and evanescent by their nature, they elude grasp of internal perception। अब इसमें क्या है, जो आपका मेंटल परसेप्शन है मतलब उसको वो चेंज भी हो सकता है नेचर के हिसाब से आपके, है ना। अगर आपका
आपने शायद वो लिख दिया जो आप लिखना चाहते थे. What you are actually feeling, you are not writing that. आप ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं जो लोगों को देख के लगे कि हाँ, what others are expecting. जैसे एक सैनिक है, वो युद्ध में उसको चोट लग गई, है ना, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया युद्ध के बाद, और युद्ध के बाद वो हॉस्पिटल में है. हॉस्पिटल में अभी ऑपरेशन वगैरह सब हो गया, अभी वो रिकवरी में है. तो लोग उसको पूछेंगे कि भाई आप युद्ध में थे, युद्ध के बाद आपके हाथ पैर गवा दिए आपने, है ना, कैसा लग रहा है आपको. अभी ये पूछने के बाद अगर वो ये एक्चुअली में वो क्या था, वो शायद डर गया था दुश्मन से, है ना, बहुत डर गया था, वो ठीक से युद्ध नहीं कर पा रहा था, या दुश्मन को उसने डर के मारे मार दिया, ऐसा नहीं कि बहादुरी में मार दिया, डर के मार दिया कि इसको नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा, है ना. लेकिन जब वो लिखने लगेगा तब वो क्या करेगा, वो सोचेगा अगर मैं डर लिखूंगा ना तो लोगों लगेगा अरे ये सैनिक होके डर गया. तो वो क्या लिखेगा, अरे मैं तो ना बहादुरी से लड़ा, मुझे तो बिल्कुल डर ही नहीं लगा, मैं तो उसको मारने ही गया था और मैंने उसको मार डाला. ये मुझे एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो गया, मतलब है ना, मैंने गवाया तो अपने देश के लिए गवाया हाथ पे, बट आई एम वेरी हैप्पी, ऐसा वो कुछ लिख के देगा. बट एक्चुअली इज नॉट, द सिचुएशन वाज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट. समझ में आ रहा है आपको, इंटरनल परसेप्शन और था और बाहर जो लिखना वो अलग अलग लिखा. Now two psychologists cannot observe the same mental processes, है ना. और एग्जाम्पल फियर, अगर आपको है ना जो भी आपके मन में चल रहा है, आपका फियर कितना है, दो साइकोलॉजिस्ट, कोई बोलेगा अरे इसको कम फियर है, कोई बोलेगा ज्यादा है ना. तो एक ही चीज को दो साइकोलॉजिस्ट आप नहीं जज कर सकते एक ही चीज को. Now introspection implies a cleavage in the observing mind for the same mind in the observer and the observed. अभी जो आपको ऑब्जर्वर के माइंड में और जो ऑब्जर्व कर रहा है ना, उन दोनों के माइंड में क्या चल रहा है ना, वो समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है. Introspection sometimes involves attention to a mental processes, for example perception, which is produced by an external object. जो आपने लिखा है, आपके दिमाग में जो चल रहा था, कभी कभी वो मॉडिफाइड भी हो जाता है क्योंकि बाहर का वातावरण के हिसाब से जैसा आपको लिखना था आपने वो लिखा, न कि जो आपके अंदर चल रहा था वो लिखा. All the difficulties of introspection can be overcome by habit and discipline of mind. लेकिन ये मेथड को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं अगर जो लिखने वाला है, अगर वो अपने हैबिट के बारे में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ लिखना चालू करे, तटस्थ भाव से अपने विचार रखे, न कि अगर मैंने ऐसा लिखा तो लोग ये सोचेंगे, है ना, तो नहीं हो पाएगा. लेकिन अगर वो अच्छी तरह से डिसिप्लिन में लिखे बिना किसी कोई बारे में सोचते हुए जो रियल है वो, तो ये मेथड थोड़ा ज्यादा यूजफुल हो सकता है. दूसरा मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड. नाउ इट इज द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स. It consists of perception of an individual's behavior under natural condition by the other individuals, interpretation and analysis of this perceived behavior by them. अभी ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है, आप किसी और के व्यवहार को चेक कर रहे हो और फिर लिख रहे हो. जैसे एक छोटा बच्चा है, आप उसको देख रहे हो, स्कूल में प्री प्राइमरी के 10 बच्चे हैं और आप उनको देखने की कोशिश कर रहे हो, उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हो आप, ओके, साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. आपने उनको कुछ बोला नहीं है, वो अपना काम कर रहे हो और बस आप उनको देख रहे हो और उनके बिहेवियर को लिखते जा रहे हो, ओके. इट इज एसेंशियली वे ऑफ परसीविंग द बिहेवियर लाइक दैट. जैसा उनका बिहेवियर है वैसा ही कर लिख रहे हो, उसमें नहीं कह रहे इसको ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, वो नहीं, जैसा जो है वैसा ही. We can infer the mental processes of other persons through observation of their behavior, है ना. और उसके व्यवहार में क्या चल रहा है उससे हम समझ सकते हैं, वो जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा हम समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा होगा. लेकिन बच्चों के ऊपर तो ठीक है, बड़ों के ऊपर ये थोड़ा मेथड काम नहीं करता है. अभी स्टेप्स इन ऑब्जर्वेशन में क्या होगा,
ऑब्जर्वेशन जब आप किसी को करते हो तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है? ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, उसके व्यवहार को ही ऑब्जर्व करना है, उसके व्यवहार को ही समझना है, देखना है, फिर उसके व्यवहार को नोट डाउन करना है अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप, फिर इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, तो ये समझना है कि उसने ऐसा व्यवहार किया तो उसका क्या मतलब हुआ, और फिर जाके उसका जनरलाइजेशन होगा कि ऐसा जो बिहेवियर करता है उसका मतलब ये होता है। जैसे कोई बच्चा अगर रो रहा है, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, अगर कोई बच्चा रो रहा है तो आपने देखा कि वो रो रहा है, आपने उसका बिहेवियर लिखा कि रोते समय वो हाथ पैर पटक रहा है या जिद कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। फिर आपने उसको जब देखा कि बच्चा क्यों रोता है, आपने ये ढूंढा, तो बच्चे के रोने के पीछे क्या निकला कि उसको अटेंशन चाहिए। फिर आपने जनरलाइज किया कि 10 में से 7 बच्चे इसलिए रोते हैं, उनको कुछ तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता, सिर्फ वो पेरेंट्स का अटेंशन पाने के लिए रोते हैं। ठीक है, उनको वो चीज एक्चुअल में नहीं चाहिए थी। अब मेरिट क्या है ये मेथड का? इट इज इकोनॉमिकल, नेचुरल एज वेल एज फ्लेक्सिबल। तो अभी ये ऑब्जर्वेशन मेथड में कुछ पैसा नहीं लगता है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट को सिर्फ ऑब्जर्व करना लिखना है, और नेचुरल है, मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही देख के लिखना है, उसमें कुछ करना नहीं है उसको, और फ्लेक्सिबल है ना। द डेटा विच इज स्टडीड थ्रू द ऑब्जर्वेशन कैन बी एनालाइज्ड, मेजर्ड, क्लासिफाइड एंड इंटरप्रेटेड। और जो भी डेटा उसको मिल रहा है ना, उसको एनालाइज करना, मेजर करना, क्लासिफाई करके उसका हम एक रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें डेटा मिलता है, एंड द रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड एंड रिलाइड। और जो डेटा आपको मिलेगा ऑब्जर्वेशन करके, उसको फिर से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कि फिर से किसी बच्चे को ट्राई कर सकते हो कि वो रो रहा है तो क्या अटेंशन पाने के लिए रो रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम है, तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। And it is quite suitable for observing developmental characteristic like children's habit and interest, है ना। और इसको देखते हुए अब जो बच्चे होते हैं उनका व्यवहार कैसा है, उनका चरित्र कैसा बनेगा, उनकी हैबिट और इंटरेस्ट क्या है ना, उनको ऑब्जर्व करके आप आराम से बता सकते हो कि ये बच्चे को ना ये पसंद है तो यहाँ पर डालो उसको। अब डीमेरिट क्या है? Through observation, it is impossible to know what is happening in the minds of others. We can only observe this through external behavior. Okay? अभी हम लोग सिर्फ व्यवहार को देख रहे हैं, उसके मन में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता है। तो व्यवहार को देख के बच्चे होते तो उनका हमें पता चल जाएगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन बड़ों के बहुत बार क्या होता है, व्यवहार अलग करते, मन में कुछ अलग चल रहा होता है, तो एग्जैक्टली नहीं हम लोग बता सकते। Now, subjectivity factors on the part of the investigator as well as the process of the observation also affect the results of observation. Okay? अब जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी को, ऑब्जर्वेशन करते समय ना आप जो सही लगता है आपने वो लिखा ना, कि जो एग्जैक्टली वो कर रहा है वो, वहां पे फिर ये नहीं देखना है कि उसको ऐसा करना चाहिए, वो जो एग्जैक्टली वो कर रहा है वैसा लिखना है। लेकिन कभी कभी हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो व्यवहार होता है, हमारी जो सोच होती है ना, वो ठीक से उसको लिखने नहीं देता, तो उसमें वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। It lies in the fact that behavior observed depended on the particular time, place and on the particular individual or group of individuals involved. और ये भी बहुत बार डिपेंड करता है कि आप जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो वो इंसान क्या हमेशा वैसे ही रहता है, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका व्यवहार वैसा था। जैसे जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप बहुत अच्छी तरह से पेश आते हो, बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार करते हो, लेकिन है ना, आप अगर आपके कोई बहुत रिस्पेक्टेड आ गया, लेकिन वही आपसे कोई कम रिस्पेक्टेड आया तो उसके साथ आपका व्यवहार अलग होता है। ऐसा नहीं कि हर मेहमान आने पे वैसा ही व्यवहार होगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका व्यवहार अलग हो सकता है। ओके, तो उसकी वजह से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर मेहमान के सामने वो वैसा ही रहता है। It is not being to establish a proper cause and effect relationship.
इसकी वजह से क्या होता है कि ये चीज उसके अंदर इस कारण से आई, ये प्रॉपर हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हम उसके माइंड को नहीं पढ़ सकते. And the difficulties of observation method are overcome by cultivating an impartial attitude of mind, by constructive imagination and cautious observation. लेकिन ये सब जो इसकी कमियां हैं ना, ये ऑब्जर्वेशन मेथड की, उसको हम थोड़ा दूर कर सकते हैं अगर हम बिना पार्शियलिटी के साथ उसके माइंड को ऑब्जर्व करें, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, है ना, बिना किसी इमेजिनेशन के, तटस्थ भाव से अगर हम उसको देखें एकदम ध्यान से, सावधानी से, तो हम थोड़ा सा इसकी कमियों को दूर कर सकते हैं मेथड के. नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड. एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर. तो एक्सपेरिमेंटल मेथड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है क्योंकि इसका जो डेटा मिलता है ना, वो एकदम एक्यूरेट होता है. ओके, एक्सपेरिमेंट नाम से ही पता चल रहा है. एक्सपेरिमेंट का जो वर्ड है वो, उसका मतलब क्या है? टू ट्राई, पुट द टेस्ट. उसका मतलब ही है कि ट्राई करना, टेस्ट करना. And the use of this method has raised psychology to the status of an experimental science like physics, chemistry, physiology. अभी आपने देखा साइंस में कितना यूज होता है एक्सपेरिमेंट. बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट होगा, जियोलॉजी का होगा, केमिस्ट्री का होगा, फिजिक्स में होगा, ये सब एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं ना. तो जैसे ये सब एक्सपेरिमेंट होते हैं वैसे ही साइकोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट होता है. और ये एक्सपेरिमेंट जो मेथड है उसमें डेटा मिलता है, एक्यूरेट डेटा मिलता है कि आप एग्जैक्टली बोल सकते हो कि इतने % लोग ने ऐसा ऐसा किया. So in psychology, experimental studies used to study the cause and effect relationship regarding the nature of human behavior. That is the effect of anxiety on human behavior. जैसे कि आपने कोई स्टडी किया और स्टडी करके ये इस इंसान का व्यवहार ऐसा क्यों है, जब उसके रीजन के पीछे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा. तो अगर फिर कभी कोई इंसान वैसा बिहेव करता हुआ दिखेगा तब आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि इसका कारण ये 3-4 चीजें हो सकती है. एग्जैक्टली आप बता सकते हो. जैसे अगर कोई पर्सन एंजाइटी में है, उसको एंजाइटी हो गई है, एंजाइटी के जो कारण है ना, वो 3-4 जो कारण है उसमें से एक कारण तो जरूर वो रहेगा. ठीक है. अभी ये एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? पहला है, इसमें 2 लोग चाहिए क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट करेगा, एक उसको देखेगा, सब्जेक्ट होगा वो. दूसरा है कि ये एक जीवित प्राणी पे होना चाहिए. तीसरा है क्या? ये अंडर कंट्रोल कंडीशन में होना चाहिए कि मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं ऐसा भी उसको पता होना चाहिए और इतने से इतने समय में उसको ऑब्जर्व करूंगा. अब मेरिट क्या है, इसके फायदे क्या है? ये एक्सपेरिमेंट के बहुत साइंटिफिक मेथड है ये. कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इससे हम पता कर सकते हैं कि इसका व्यवहार ऐसा क्यों है, उसका रीजन जान सकते हैं. तो कभी हमें किसी का बिहेवियर जानना हो ऐसा क्यों है तो हमें उसका रीजन पता रहेगा. या किसी के साथ वैसा व्यवहार हो रहा है तो हमें पता रहेगा कि बाद में इसका व्यवहार क्या होगा. ओके. मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ फिनोमिना, हम इस पे ज्यादा से ज्यादा हमारे कंट्रोल में होता है, डेटा मिलता है हमें. एंड रिपीटेशन इज पॉसिबल. अगर वो हमें डेटा मिला तो बिल्कुल वैसा ही हम दूसरे किसी पे भी सेम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. जैसे अगर कोई, है ना, इंसान है ना, अगर आप बचपन से उसको, है ना, बार बार ऐसा बोल रहे हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, बड़े होके सच में वो कुछ नहीं कर सकता. ऐसे आपने 50 बच्चों को ऐसे लिया जिनको, है ना, आपने डिमोटिवेट किया, उनकी हर चीज पे उनको क्रिटिसाइज किया, और 50 बच्चे ऐसे थे जिनको आपने हमेशा मोटिवेट किया. तो जो मोटिवेट किया वो बच्चे आगे बढ़ गए, जिनको डिमोटिवेट किया वो पीछे रह गए. मतलब कि मोटिवेशन कितना जरूरी है. मोटिवेशन लाइफ में सक्सेस या फेलियर ला सकता है, ऐसा आप 100% बोल सकते हैं. तो इससे आपको डेटा मिला कि मोटिवेशन हाउ मच इम्पोर्टेंट. और ये रिपीट भी किया जा सकता है कि फिर दूसरे 50 बच्चे लोगे ना, उनको ये भी ऐसा करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा. ओके. डीमेरिट क्या अभी इसके जो बोल सकते हैं कि, है ना, कमियां क्या है ये एक्सपेरिमेंटल मेथड में? इट एडवोकेट्स द स्टडी ऑफ बिहेवियर अंटिल कंप्लीट कंट्रोल रिजिड कंडीशन. इसको बहुत कंट्रोल कंडीशन चाहिए कि इतने बच्चे लिया, ये स्कूल में लिया, इतने साल तक था, इतने दिन तक स्टडी किया, ये सब रहता है.
डिफिकल्ट इन कंट्रोलिंग और इक्वलाइजिंग इंटरवेंशन वेरिएबल, की जो हम लोग बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये कंट्रोल मतलब इनके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इनके ऊपर नहीं कर रहा हूँ तो वो सेम मिलेंगे, ऐसा बहुत डिफिकल्ट होता है मिलना। ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ साइकोलॉजी कैन नॉट स्टडीड बाय दिस मेथड, है ना। सभी साइकोलॉजी की स्टडी इससे ही नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट में नहीं आ सकता। ओके और ह्यूमन का बिहेवियर इतना डायनामिक है कि आज इंसान इस सिचुएशन में अलग रिएक्ट करेगा, 10 दिन के बाद उसी सिचुएशन में उसका रिएक्शन अलग हो जाता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा ये मेथड वीक हो सकता है। बहुत कॉस्टली मेथड है ये, टाइम भी बहुत लेता है ना। लेकिन बहुत सारे कमियां होने के बावजूद ये मेथड बहुत वेरिएबल है, डेफिनेट है, प्रिसाइज है, इसमें हमें बहुत अच्छा डेटा मिलता है और ज्यादा से ज्यादा लोग ये मेथड पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आज मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आप माधवी जी, बालाजी सर, आप लिखेंगे। हमारा जो क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड स्टार्ट होगा उसके पहले का खत्म हो गया, तो आप ये वाला लिखिए, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड लिखेंगे। कि उतना हमारा अभी वहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि शायद मैं नेक्स्ट वीक में नहीं रहूंगी, उसके बाद आऊंगी मैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे का करेंगे। तो मैं भूलना चाहूँ उसके लिए आप आपके बुक में लिख के रखिए। मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, किसी को कुछ पूछना है, बताना है, शेयर करना है तो